22 मई 2010 की वो सुबह मंगलुरु के लिए किसी आम सुबह जैसी ही थी। पहाड़ियों पर हल्की धुंध, हवा में नमी और बाजलू हवाई अड्डे पर रोज की तरह की हलचल। लेकिन उस दिन दुबई से उड़ान भरकर आ रहे 166 लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812, एक ऐसी उड़ान जो इतिहास में दर्ज हो गई, लेकिन किसी खुशी के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी के लिए जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस उड़ान में सवार ज्यादातर लोग वो थे जिन्हें हम गल्फ वर्कर्स कहते हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के वो मेहनतकश लोग जो दुबई, शारजा और अबू धाबी में महीनों, कभी कभी सालों तक काम करते हैं, घर से हजारों किलोमीटर दूर, अपने परिवार से दूर, बस इसलिए कि घर पर बच्चों की फीस भर सके, बीवी को दवाई दिला सके, बूढ़े माँ बाप का पेट पाल सके। हर एक के पास एक कहानी थी, हर एक की आंखों में घर पहुंचने का इंतजार था। किसी का बेटे की शादी में जाना था, किसी ने ईद पर घर लौटने का वादा किया था और किसी ने बस इतना सोचा था कि कुछ दिन अपने लोगों के बीच चैन से बैठूंगा। विमान था बोइंग 737-800, एक आधुनिक, भरोसेमंद एयरक्राफ्ट जो दुनिया भर में लाखों उड़ानें सफलतापूर्वक पूरी कर चुका है। उड़ान दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रात को रवाना हुई थी और तकरीबन 4 घंटे की यात्रा के बाद मंगलुरु पहुंचनी थी। सब कुछ सामान्य था, मौसम ठीक था, विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और रूट भी बिल्कुल सीधा था। लेकिन जो तबाही आने वाली थी उसकी जड़ें तकनीक में नहीं बल्कि इंसानी लापरवाही में थी। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसके हाथों में उन 166 जिंदगियों की जिम्मेदारी थी, कैप्टन ज़्लाटको ग्लुसिका। 55 साल के ग्लुसिका एक सर्बियाई ब्रिटिश नागरिक थे जिनके पास 10,000 से भी ज्यादा उड़ान घंटों का अनुभव था। कागजों पर वो एक बेहद काबिल और अनुभवी पायलट थे। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह अहलूवालिया, 40 साल के पूर्व जेट एयरवेज पायलट, जिन्हें भी उड़ान का अच्छा खासा तजुर्बा था। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए एक और जरूरी बात जाननी होगी, मंगलुरु का हवाई अड्डा। बाजलू हवाई अड्डा, जिसे आज मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, ये भारत के उन चुनिंदा हवाई अड्डों में से एक है जिन्हें टेबल टॉप एयरपोर्ट कहा जाता है। मतलब ये कि रनवे एक पहाड़ी की चोटी पर बना है, ठीक वैसे जैसे किसी मेज की सतह पर। रनवे के दोनों सिरों पर जमीन एकदम से खाई की तरह नीचे चली जाती है। यहाँ लैंडिंग करना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है। पायलट को बिल्कुल सटीक एंगल पर, सही स्पीड से और रनवे की शुरुआत में ही उतरना होता है, क्योंकि अगर थोड़ी भी चूक हुई तो रुकने के लिए जगह नहीं बचती। दुनिया में ऐसे सिर्फ कुछ ही हवाई अड्डे हैं, काठमांडू, कोयम्बटूर और लेंगपुई इनमें शामिल हैं, और इन सभी पर लैंडिंग के लिए पायलटों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक तरफ था ये खतरनाक रनवे, दूसरी तरफ थीं 166 जिंदगियां और कॉकपिट में बैठे थे 2 पायलट, जिनमें से एक के बारे में जो सच्चाई बाद में सामने आई वो रूह को कंपा देने वाली थी। वो सच्चाई क्या थी? कॉकपिट में उस रात क्या हुआ? क्यों एक तजुर्बेकार पायलट ने वो गलती की जो एक नौसिखिया भी नहीं करता? और उन 90 सेकंड में क्या हुआ जिसने 158 लोगों की जान ले ली? उड़ान दुबई से रात 2:36 पर रवाना हुई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR, जो कॉकपिट की हर आवाज़ रिकॉर्ड करता है, उसने कुछ ऐसा दर्ज किया जो अब तक किसी भी जांच में सामने नहीं आया था। उड़ान के पहले 1 घंटे 40 मिनट तक दोनों पायलटों के बीच कोई बातचीत नहीं थी। सिर्फ एक आवाज़ आती रही, खर्राटों की, गहरी सांसों की। कैप्टन ग्लुसिका सो रहे थे और वो कोई हल्की झपकी नहीं थी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक वो उड़ान के दौरान 90 मिनट से ज़्यादा सोते रहे। अमेरिकी NTSB ने कहा कि यह पहली बार था जब किसी CVR में खर्राटों की आवाज़ दर्ज हुई थी। सोचिए, 166 जिंदगियां उस शख्स के हाथ में थीं और वो शख्स गहरी नींद में था। इस बीच फर्स्ट ऑफिसर अहलूवालिया अकेले सब कुछ संभाल रहे थे। ATC से सारे रेडियो कॉल्स वही कर रहे थे। वो जानते थे कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कॉकपिट में एक अघोषित नियम होता है, कैप्टन का रुतबा। आप उनसे सवाल नहीं करते, उनकी नींद नहीं तोड़ते, खासकर जब सिस्टम यही सिखाता हो कि कमांडर का फैसला अंतिम होता है। जब विमान मंगलुरु के करीब पहुंचा तब ग्लुसिका जागे, लेकिन यहाँ एक और खतरनाक चीज हुई। नींद से अचानक जागने के बाद दिमाग को सामान्य स्थिति में आने में वक्त लगता है। इसे स्लीप इनर्शिया कहते हैं, और इस दौरान इंसान का जजमेंट बुरी तरह प्रभावित होता है। ग्लुसिका उठे, लेकिन उनका दिमाग अभी पूरी तरह जागा नहीं था। CVR से यह भी सामने आया कि डिसेंट और लैंडिंग की जो मैंडेटरी ब्रीफिंग होनी चाहिए थी वो हुई ही नहीं। इसके अलावा विमान ने 4,400 फीट की ऊंचाई पर फाइनल डिसेंट शुरू किया, जबकि सामान्य प्रक्रिया 2,000 फीट पर शुरू करने की होती है। यानी विमान बहुत ऊंचा था, बहुत तेज था और अप्रोच पूरी तरह अनस्टेबलाइज थी। जब विमान रनवे थ्रेशहोल्ड पर पहुंचा तब उसकी स्पीड 160 नॉट से ज़्यादा थी, जबकि उस लैंडिंग के लिए 144 नॉट्स होनी चाहिए थी।
और ऊंचाई 200 फीट थी, जबकि थ्रेशहोल्ड पर 50 फीट होनी चाहिए थी। हर इंस्ट्रूमेंट चिल्ला रहा था कि कुछ गलत है। ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम बार बार अलर्ट दे रहा था और फर्स्ट ऑफिसर अहलुवालिया उन्होंने 3 बार गो अराउंड की चेतावनी दी। पहली चेतावनी रनवे से 2.5 मील पहले दी थी। 3 बार कहा, कैप्टन गो अराउंड, हमें दोबारा चक्कर लगाना होगा, लेकिन ग्लुसिचा ने नहीं माना। स्लीप इनर्शिया, थकान और गेट ओवर विद इट की मनोवृत्ति, यानी बस किसी तरह ये लैंडिंग खत्म कर लो, इन सब ने मिलकर एक अनुभवी पायलट का जजमेंट छीन लिया था। आखिरकार विमान रनवे पर उतरा, लेकिन थ्रेशहोल्ड से 5200 फीट की दूरी पर, मतलब रुकने के लिए सिर्फ 2800 फीट बचे थे। यहाँ भी एक मौका था। बोइंग के टेस्ट्स ने बाद में साबित किया कि अगर कैप्टन ने उसी वक्त मैक्सिमम ब्रेकिंग लगाई होती तो विमान रनवे के अंदर रुक सकता था। लेकिन ग्लुसिचा ने कुछ और किया। उन्होंने थ्रस्ट रिवर्सर्स डिप्लॉय करने के बाद अचानक फैसला बदला और गो अराउंड की कोशिश की। यानी जब विमान लगभग रुकने वाला था, तब उन्होंने इंजन को फुल पावर पर डाल दिया। ये सबसे घातक गलती थी। कॉकपिट में आखिरी आवाज़ दर्ज हुई, ओ माय गॉड, और उसके बाद CVR हमेशा के लिए बंद हो गया। विमान रनवे के छोर से बाहर निकला, बाउंड्री वॉल को तोड़ता हुआ केंजर की पहाड़ी से नीचे खाई में जा गिरा। विमान 2 हिस्सों में टूट गया और पल भर में आग की लपटें आसमान छूने लगी। वो 166 सेकंड, उनके सपने, उनके इंतजार, उनके घर, सब कुछ उस आग में जल रहा था। वो 90 सेकंड जो रनवे पर थे, दुनिया की सबसे महंगी गलती बन गए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उस तबाही के बाद क्या हुआ, कितने लोग बचे, जांच में क्या सामने आया, और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हमने कोई सबक सीखा? जब वो विमान केंजर की पहाड़ी से नीचे खाई में गिरा तो सबसे पहले पहुंचने वाले न पुलिस थी न फायर ब्रिगेड, बल्कि आसपास के गांव के साधारण लोग थे। उन्होंने धुआं देखा, आग की लपटें देखीं और बिना एक पल सोचे दौड़ पड़े। बाद में 15 फायर ट्रक्स, 20 एम्बुलेंसेज और 100 से ज़्यादा रेस्क्यू वर्कर्स तैनात किए गए। लेकिन हादसे की जगह तक पहुंचना आसान नहीं था। खाई गहरी थी, इलाका पहाड़ी था और आग लगातार फैल रही थी। बाद में सर्वाइवर्स और रेस्क्यू वर्कर्स ने बताया कि क्रैश साइट तक पहुंचने के रास्ते बेहद अपर्याप्त थे और फायर फाइटिंग के संसाधन भी कम थे, जिसकी वजह से कई कीमती मिनट बर्बाद हुए और शायद कुछ जानें और बचाई जा सकती थीं। उस तबाही में से 8 लोग जिंदा निकले, सिर्फ 8। उन्हीं 8 बचे लोगों में से एक थे के प्रदीप, जो दुबई में एक प्राइवेट फर्म में टेक्निकल सुपरवाइजर थे और अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए घर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि जब विमान उतरा तो उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गलत है। विमान बहुत तेज था, फिर अचानक झटके आने शुरू हुए, चारों तरफ से चीखें गूंजने लगी और उनकी सीट उलट गई। धुआं इतना घना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। गर्मी असहनीय थी। किसी तरह वो बाहर निकले। उनके जैसे सिर्फ 7 और लोग उस नरक से बाहर आ सके। 166 में से 158 लोग उस दिन नहीं लौटे। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहली घातक दुर्घटना थी और उस वक्त बोइंग 737 के पूरे इतिहास की सबसे बड़ी तबाही। हादसे के बाद सरकार हरकत में आई। 3 जून 2010 को भारत सरकार ने एयर मार्शल भूषण नीलकंठ गोखले को जांच समिति का प्रमुख नियुक्त किया। ये टेबल टॉप रनवे को लंबा किया जाए, सेफ्टी जोन्स बेहतर बनाए जाएं, पायलटों को स्टेबलाइज्ड अप्रोच और गो अराउंड की ट्रेनिंग दी जाए और कॉकपिट कम्युनिकेशन को मजबूत किया जाए। लेकिन 2013 तक इनमें से ज़्यादातर सिफारिशें लागू नहीं हुई थी। DGCA, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, सब ने रिपोर्ट पढ़ी, सब ने सिर हिलाया और सब अपने अपने काम पर लग गए। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए मुंबई के वकील यशवंत शेनॉय ने 812 फाउंडेशन बनाई और AAI, एयर इंडिया तथा DGCA के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज करवाई। उनका कहना था कि यह हादसा सिर्फ पायलट की लापरवाही नहीं, बल्कि इन सरकारी संस्थाओं की जानबूझकर की गई घोर लापरवाही का नतीजा था। मुआवजे की लड़ाई सालों तक चली। कुछ परिवारों को मिला, कुछ अभी भी अदालतों के चक्कर काट रहे थे। 27 जुलाई 2010 को क्रैश साइट के पास एक स्मारक बनाया गया, जिस पर सभी 158 पीड़ितों के नाम लिखे गए। लेकिन महज कुछ महीनों बाद 5 अक्टूबर 2010 को उस स्मारक को वैंडल्स ने तोड़ दिया। ये एक प्रतीकात्मक तस्वीर है, जैसे उन लोगों की याद को भी मिटाने की कोशिश की जा रही हो। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हमने सबक सीखा? फ्लाइट 812 एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल था। ये साबित हुआ कि कितनी भी उन्नत टेक्नोलॉजी हो, आखिरकार इंसानी फैसला ही सबसे अहम होता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और भी फ्लाइट ट्रेजेडीज की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।